नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में थाना नवागढ़ में पीड़िता के द्वारा 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी के द्वारा शादी करूंगा कहकर बार बार शारीरिक संबंध बनाया गया। बाद में शादी से इनकार कर दिया गया, जिस पर थाना नवागढ़ में अपराध के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं मामले में आरोपी दुलेश्वर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उम्र 19 साल है। इससे रिमांड में जेल भेज दिया है। पीड़िता द्वारा थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी द्वारा 2019 से लगातार उसके साथ शादी करूंगा, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था। बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 68 आपलेखित केस धारा 376 भादावी 46 पास्को एक्ट कायम किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी दुलेश्वर कर्ष पिता लीलाराम कर्ष 19 वर्ष साकिन पिपरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। देश भर में चल रहे कोरोना बचाव टीकाकरण अभियान के तहत उदयपुर जिले के भिंडर राजकीय गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन से वंचित रहे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण लगाया गया। राजकीय गुलाब सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों और शिक्षा कर्मियों को टीका लगाया गया। इस दौरान भिंडर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र लोहार, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर राजीव आमेटा, ACBO भैरूलाल सालवी, भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक जोशी के साथ 228 कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। आज बड़ा ही गर्व और गौरव का विषय है कि हम सभी चिकित्सा कर्मियों के वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगी है। सभी देशवासियों से निवेदन है कि अपनी सरकार और अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा करें और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर सहयोग दें। राष्ट्र हित, राज्य हित और स्वहित में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कार और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत में कार सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने नई नवेली दुल्हन को मृत घोषित कर दिया। बाकी सभी लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया है। हालांकि घटना से मृतक दुल्हन के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। किरतपुर क्षेत्र के ग्राम मोचीपुर गांव के रहने वाले मायाराम की शादी 16 फरवरी को थाना बडापुरा थाना क्षेत्र के गांव श्यालीपुर की रहने वाली पूजा के साथ हुई थी। मायाराम अपनी पत्नी पूजा को ससुराल से देर शाम अपने घर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा रायपुर रोड पेट्रोल पंप के पास कार में टक्कर मार दी और फरार हो गया। कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर घटना पर भारी स्थल में भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने नई नवेली दुल्हन पूजा को मृत घोषित कर दिया। उसके हाथ की मेहंदी अभी छूट ही नहीं पाई थी कि उसने अपनी जान गंवा दी। मृतक दुल्हन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल अज्ञात वाहन चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जो घटना घटित हुई है, क्या मामला है? इसमें आज ये पूजा नाम की लड़की है, अभी शादी 16 फरवरी को शादी हुई। उसके मायके से, अपना बड़ापुर में गांव पड़ता है, मायके से अपने ससुराल जा रही थी और ससुराल उसकी मूचीपुरा थाना किरतपुर में है। और यहाँ रायपुर रोड पर पुल से पहले पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात ट्रैक्टर वाले ने इनकी कार को टक्कर मार दी है। गंभीर हालत में उसको पूजा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। सर, कोई और भी तो साथ में? और भी घायल उनके साथ में हुए हैं, लेकिन वो स्वस्थ हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। और घटनास्थल पर हम लोग वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, मालूम करेंगे किसका ट्रैक्टर है किसका नहीं है। जांच के बाद सब पता चलेगा। सर, आए दिन यहाँ घटना स्थल पे ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या? इस संबंध में मैं उच्च अधिकारियों से बात करके स्पीड ब्रेकर यहाँ लगवाऊंगा। ये मेरे संज्ञान में आज आप लोगों ने डाला है। स्पीड ब्रेकर के लिए अधिकारियों से बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। उज्जैन में हुए पीएफआई के झंडा वंदन कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उज्जैन की अखंड हिंदू सेना ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है।
वहीं पीएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जान से मारने की कोशिश करने का आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर ने ये बात बताई है। महामंडलेश्वर ने आश्रम पर ट्रक से हमला करने की आशंका जताई है। ट्रक क्रमांक भी महामंडलेश्वर के पास है और वो जल्द ही इसे एफआईआर में दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें कि उज्जैन में पीएफआई के द्वारा शहर में विभिन्न जगह झंडा वंदन का आयोजन किया गया। बाद में एक आम सभा का आयोजन भी पीएफआई के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। आयोजन में पीएफआई के अध्यक्ष मुफ्ती अकील रजा ने मंच से कहा था कि आरएसएस जैसे 10 संगठन से हम निपट सकते हैं। कार्यक्रम के पूर्व शहर में कई जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने झंडा वंदन किया। इसी को लेकर उज्जैन के कोतवाली थाने में कार्यक्रम करवाने वाले लोगों पर अखंड हिंदू सेना ने विभाग अध्यक्ष सुमन माली ने प्रकरण दर्ज करवाया है। वहीं पीएफआई के द्वारा दिए गए बयान पर आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद महाराज ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र के लिए और समाज हित के लिए काम करता है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और आईएसआई का एजेंट है और जितने भी जमीयत उलेमा के सदस्य हैं वो सभी अपराधी किस्म के हैं। कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में पीएफआई के आतंकवादी पकड़ा है जिन्होंने हिंदूवादी नेताओं की हत्या के लिए आए थे। उनके पास से कई अवैध सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं पूरे मामले में महामंडलेश्वर ने खुद पर हमला होने की संभावना जताई है क्योंकि कुछ दिन पूर्व यूपी में पकड़ा पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिंदूवादी संगठन के लोगों को मारने की बात कही थी। जय महाकाल। बुधवार की शाम को एक कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित हुआ पीएफआई के द्वारा, जिसमें एक मुफ्ती और अकील रजा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष उसका बोला कि आरएसएस जैसे 10 संगठन से हम निपट सकते हैं। तो आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र वंदना के लिए कार्य करता है, समाज के हित में काम करता है। और पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, आईएसआई का एजेंडा है, सिमी का विकृत रूप है और जितनी भी ये जमीयत उलेमा के सदस्य हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं जो अपराधी किस्म के हैं। 2 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में पीएफआई के 2 आतंकवादी पकड़ाए जो हिंदूवादी नेताओं की हत्या के लिए प्रायोजित कार्यक्रम में पधारे थे और उनके पास से डेटोनेटर, हाथ गोला, पिस्टल, ऐसी बहुत सारी जिलेटिन की राडें उनसे बरामद हुई है। और उनके जब रिमांड लिया गया तो उन्होंने कबूल किया कि हम पूरे देश में जितने भी हिंदूवादी नेता हैं उनकी हत्या करने वाले थे, जो खौफनाक मंजर होना था। तो अगर ये मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है जिसे कहा जाता है और शिवराज सिंह जी की सरकार है और नरोत्तम मिश्रा जी जैसे यहाँ पे नेता कार्य कर रहे हैं तो उनके राज्य में ऐसा कार्य करने वालों को दंड मिलना चाहिए। मैं तो स्तब्ध हूँ कि उज्जैन प्रशासन के अधिकारियों ने इनको कार्यक्रम करने की अनुमति कैसे प्रदान कर दी गई। जब हिंदुओं को 10 लोग इकट्ठे होने पर आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो हजारों की संख्या में आतंकवादी ग्रुप के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इन्होंने अशांति भंग करने का प्रयास किया है। इनको दंड मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहे इन्होंने किसानों के लिए मौन धारण किया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, टोपीधारी सपोलों को, इन मुसलमानों को, इन ऊंचे पजामों को, कि तुम्हारी खेती 5 खेत है और 25 तुम अपनी फसलें पैदा करने वाले लोग हो, सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीने वाले लोग हो। तुम आतंकवाद के बल पर इस देश पर राज नहीं कर सकते हो और जिस दिन हिंदुओं का स्वाभिमान जाग जाएगा उस दिन आपके लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए इस मध्य प्रदेश की जमीन पर तुम्हें किसी भी रूप में अफजल पैदा नहीं होने देंगे। हमने पीएफआई के जो यहाँ के कार्यकर्ता है उज्जैन के, उनके विरुद्ध में हमने एक एफआईआर दर्ज करवाई है कोतवाली थाने में। अखंड हिंदू सेना के समस्त कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है ताकि इनको सजा मिले और कोई भी दूसरी गतिविधि हमारे उज्जैन में नहीं होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में अनुमति जारी की गई थी और इसमें कुछ जो शर्तें थी कुछ उल्लंघन हुआ है। उनके आधार पर इस पर हमने मुकदमा भी दर्ज किया है और आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन धाराओं में मुकदमा? अभी प्राइमरी जो वायलेशन है, जो हमारा जो शर्तें थी उनका उल्लंघन पाया गया है, उसके आधार पर किया गया है। अब और परीक्षण करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो आयोजक है उनको उसमें मूल रूप से आरोपी बनाया गया है और उसके बाद उसमें जो भी लोग सहयोग रहेंगे उनमें कार्रवाई की जाएगी। दमोह में शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव पर शुक्रवार शाम को छत्रपति शिवाजी मंच के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा शिवाजी चौक सिविल वार्ड नंबर 2 दमोह से प्रारंभ हुई।
जो समस्त हिंदू समाज आयोजक के द्वारा कोतवाली चौराहा, अस्पताल चौराहा से घंटा घर और मुख्य मार्ग होते हुए निकली। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। युवा शिवाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए और डीजे की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी मात्रा में मातृशक्ति भी उपस्थित रही, जो अपने शौर्य को दिखाते हुए चल रही थी। शिवाजी महाराज की जीवंत झांकी शोभा यात्रा में शामिल थी। सवार समाज के मजदूर की मौत के बाद न्याय की मांग करते हुए अखिल भारतीय बलाई महासंघ और अन्य समाज के लोग बाणगंगा थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में शव को रखकर धरने पर बैठे। शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग के साथ ही दोषी फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात बाणगंगा थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित 7 स्टार पॉलिटिक्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑपरेटर का काम करने वाले 40 वर्षीय राजू बघेल की मशीन में आने से मौत हो गई थी। यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले राजू बघेल पिछले 10 सालों से बाणगंगा थाना क्षेत्र के ही राजाबाग कॉलोनी में रहते थे और क्षेत्र की 7 स्टार कंपनी में कार्यरत थे, जिनका कंपनी में काम करते समय हुए हादसे के दौरान मौत हो गई थी। इसको देखते हुए बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की आवाज उठाई है। दरअसल मृतक राजू बघेल सवर्ण वर्ग से होने के बाद भी दलित समाज न्याय दिलाने के लिए सामने आया है। दोपहर से फैक्ट्री के सामने मृतक राजू बघेल का शव रखकर अखिल भारतीय बलाई महासंघ के साथ राजपूत समाज और अन्य समाज के लोगों ने धरना दिया है और मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की है। मनोज परमार ने कहा कि मृतक की एक बेटी है और वो गरीब परिवार से है, जहां उसकी मौत के बाद उसके परिवार को पालने वाला कोई नहीं है। सरकार से 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि की मांग की जा रही है। वहीं बाणगंगा पुलिस के उप निरीक्षक मोहम्मद अली ने कहा है कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि इस दौरान पुलिस की जांच जारी है। मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सांवेर रोड स्थित यह फैक्ट्री है 7 स्टार ग्लास प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से हमारे दलित समाज के मजदूर राजू भाई बघेल जी जो है यहाँ पे कार्य करते हैं और कल रात को 3 बजे जो मशीन है यहाँ पर वो जिसमें बाटले चूरा होती है, उस मशीन में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर मतलब सिर भी पूरा डैमेज हो गया और लिंग पूरी तरह से उखड़ गया, है ना। ऐसी स्थिति में जो है लापरवाही कंपनी की है और गैर जिम्मेदाराना इनकी कोई सुरक्षा के साधन नहीं है। सुरक्षा जैसी कोई व्यवस्था कंपनी के अंदर नहीं है। फैक्ट्री के अंदर हमने पूरा मौका मुआयना करा, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इनका EIC जो बीमा होता है वो भी नहीं करा, जो कि पहले दिन से लागू होना चाहिए। और इस बॉडी को उन्होंने रात को 3 बजे जब इनकी मृत्यु हो गई तो इलाज ना कराते हुए इलाज के लिए जो सक्रिय भूमिका होती है वो भी नहीं करी और इनको एक कचरे की तरह या लगेज की तरह अरविंदो हॉस्पिटल में पटक के आ गए। और अभी तक कंपनी का कोई भी जिम्मेदार आदमी हमसे संपर्क करने नहीं आया, ना कोई एम्प्लॉयज़ ना कोई मैनेजर। ऐसी स्थिति में जब ये मजदूर रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला मजदूर है, इसका परिवार, इसके बीवी बच्चे, इसके माता पिता सब बेसहारा हो गए। जीवन भर उनका जीवन यापन इनके द्वारा होता था, अब जीवन यापन के बांधे हो गए। जीवन यापन और भरण पोषण उनका किस तरह होगा, इस बात को लेकर मुआवजा राशि, राहत राशि की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में मृतक की पत्नी के साथ, उसके परिवार के साथ यहाँ पर सभी वर्गों के लोग मेरे साथ धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर ठाकुर समाज से भी मेरे साथ बैठे हैं, रविदास समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी लोग बैठे हैं। सभी की एक ही मांग है, मजदूर परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। जो कंपनी मालिक है उस पर भी कार्रवाई करने की? बिल्कुल, मैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। बाकी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बाणगंगा थाना क्षेत्र लगता है पुलिस की आई? हाँ, पुलिस आई है, बस सिर्फ सुरक्षा में खड़ी है, देख रही है, मूक दर्शक बनी हुई है। बाकी किसी प्रकार की आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जबकि गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इसमें 304A का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसको मुआवजा राशि के तौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि इस परिवार को दी जाना चाहिए, ताकि इनका जीवन यापन हो सके, भरण पोषण हो सके। अगर ये अगला स्टैंड क्या रहेगा? अगर ये अनिश्चितकालीन धरना है, मांगे नहीं मानेंगे जब तक उठूंगा ही नहीं ना, उठेंगे ही नहीं। हम सब का प्राण है, संकल्पित है हम सब यहाँ पर। हम मजदूर के साथ हैं। हमारी गरीबों की लड़ाई जो है अंतिम दौर तक रहेगी, अंतिम सांस तक रहेगी। हम किसी के राजनीतिक प्रभाव में आने वाले लोग नहीं हैं।
कितने ही राजनीतिक फ़ोन आ जाए, कितना ही राजनीतिक दबाव आ जाए, हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। आपका परिचय हो सर? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, क्या धरना है, क्या मामला है? यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर एक कोई मजदूर था कार्यरत, तो काम करने के दौरान उसकी कोई चोट लगने से मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान, तो उसका पीएम वगैरह हो गया। अब ये लोग जो है इसके परिवारजन किसी कंपनसेशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें इसके परिवार के सदस्य हैं, समाज के अध्यक्ष वगैरह हैं, इनका ये मैटर है। इनका पुलिस पर भी आरोप है कि फैक्ट्री मालिक या किसी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है, किसी सिलसिले में कोई फैक्ट्री मालिक भी नहीं आया अभी। फैक्ट्री मालिक नहीं आया है, लेकिन अब पुलिस फैक्ट्री मालिक को बुला के इनसे बात तो करवाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इनसे बात करवाए। कानूनी कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। बिल्कुल इसका मर्ग कायम हुआ, मर्ग जांच में, जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध बिल्कुल अपराध पंजीबद्ध होगा। आपका परिचय? मैं उप निरीक्षक मोहम्मद अली, थाना बाणंगा। सीधी मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मधुरी पवाई गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र 2 में समूह के द्वारा बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीती 18 फरवरी को जब न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम आंगनवाड़ी केंद्र मधुरी पवाई 2 में पहुंची तो वहां देखने को मिला कि बच्चों की थाली में केवल सूखा चावल और दाल था, वो भी गुणवत्ताहीन था। उसके बारे में जब आंगन की सहायिका से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों के भोजन की व्यवस्था समूह के द्वारा की जाती है और समूह के द्वारा यही भोजन दिया जा रहा है। कई महीनों से जब उनसे पूछा गया कि साप्ताहिक मेन्यू के बारे में तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अनुपस्थित पाई गई, साथ ही उपस्थित रजिस्टर में केंद्र में नहीं मिला। दूरभाष के माध्यम से जब परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्र से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने सुपरवाइजर से जांच कराने की बात कही है। सीधी के जिला रिपोर्टर सूरज शुक्ला के द्वारा इस लापरवाही को सीधी कलेक्टर रविंद्र चौधरी के संज्ञान में डाला गया है। उन्होंने भी जांच का आदेश दिया है। नमस्कार, मैं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। हम अभी सीधी शहर से महज 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, एक मधुरी गांव है। मधुरी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र मधुरी पवाई जो दूती है वहां पे है। हमारे साथ में है आंगनबाड़ी सहायिका, क्या नाम है आपका? निशा जी, यहाँ का जो खाने की व्यवस्था है मेनू के हिसाब से रहती है या नहीं? नहीं रहती है। कभी नहीं रहती है? दाल चावल तो देते हैं हमको। खाने में क्या देते हैं बच्चों को आप? दाल चावल। केवल दाल चावल? जी। तो ये कहाँ से मिलता है? समूह द्वारा। समूह, ये समूह किसके द्वारा चलाया जा रहा है यहाँ पे? राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे जी समूह में क्या है? अध्यक्ष हैं जी। तो उनके द्वारा केवल चावल और दाल दिया जाता है। जैसे बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी का जो नियम होता है इस पे पूरे सप्ताह भर का एक मेनू बनाया जाता है कि इस दिन इस बच्चे को ये खाना दिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको है क्या? अब पता नहीं है। यही तो देते हैं तो यही पता है, दाल चावल। बैठक में आप जाती हैं? नहीं जाते हैं, कार्यकर्ता जाती हैं, है ना जी। जैसे कि इनको जानकारी नहीं है, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है सप्ताह के 7 दिन अलग अलग बच्चों को पोषक तत्व जो शरीर के लिए होते हैं वो दिए जाएं। लेकिन आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो थाली है बच्चे खा रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये केवल चावल और दाल दिया जा रहा है यहाँ पे खाने के लिए बच्चों को। बाकी के जो आहार है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सहायिका हैं जो कि कार्यकर्ता जो यहाँ पे हैं सुनीता विश्वकर्मा जी, वो अनुपस्थित पाई गई हैं यहाँ पे। और जो उपस्थिति पंजीयन रजिस्टर जो होता है वो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहर से दूर यहाँ पे व्यवस्थाओं का जो आलम है वो बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार से व्यवस्था में नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, रजिस्टर जो होता है, उपस्थिति रजिस्टर होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा निरंतर बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के मूल्यों के विरोध में बड़ौदा कांग्रेस कमेटी ने ठेले पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर नगर के मेन बाजार में विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रैली निकाली और आधे दिन बाजार बंद करने की व्यापारियों से अपील की। कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा की सरकार की नीतियों से आमजन परेशान है। निरंतर डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। गरीब वर्ग इस सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। जब 2014 में इनकी सरकार बनी
तो इन लोगों ने ये कह के सरकार बनाई कि ये लोग पेट्रोल 60 रुपये लीटर देते हैं, हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल और क्या कहते हैं 30 रुपये डीजल और गैस पे भी हम सब्सिडी बढ़ाएंगे। और आज आपके सामने देख लो, सिलेंडर 850 रुपये पहुँच चुका है, डीजल और 90 रुपये और पेट्रोल 100 सेंचुरी लगा चुकी है। तो गरीब इस बढ़ती महंगाई के कारण गरीब कितना पिसता जा रहा है, क्या खाएगा, क्या जिएगा वो। इसलिए आज कांग्रेस ने इस गरीब परिवारों के साथ मिलते हुए आवाज मिलाते हुए इस बंद का आह्वान किया है, ताकि ये सोई हुई सरकार कितने घंटे का बंद रहेगा? ये 2 बजे तक का बंद रखा, ताकि जनता भी परेशान नहीं रहे और हम अपनी आवाज को मोदी सरकार के गहरी सरकार को सुना भी सके हम। तो क्या लगता है आपके बंद करने से, आपके बंद कराने से क्या लगता है आपको कि पेट्रोल रेट कम हो जाएगी? सरकार पे दबाव कैसे बनाया जाता है? अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का यही जरिया है। बाजार बंद कराए, जनता इनके हमारे साथ दे। और क्या लगता है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है आगे किसानों के लिए? कुछ नहीं करेगी। केंद्र सरकार 4 व्यापारियों की सरकार है, उन 4 लोगों के लिए ही, अडानी अंबानी के लिए ही सरकार बनी है और उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक और जुड़ गया, राम बंद का आधे दिन का रखा है आपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ये सिलेंडर की महंगाई के विरोध में प्रदर्शन रखा है। आपने आमजन से अपील की है या कि बंद कराने के लिए प्रेशर किया है? व्यापारी भाइयों से अपील करिए कि आप सहयोग प्रदान करें, ताकि ऊपर आपका ये संदेश पहुंचे और विपक्ष का काम जो आप कर रहे हो। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर का बाजार बंद करवाकर पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए शहर के बाजारों में पहुंचे, जहां दुकानदारों से बंद की अपील की। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि कर जनता की कमर तोड़ रही है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के भाव आसमान छूने से गृहिणी और वाहन मालिकों की कमर टूट गई है, लेकिन भाजपा सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। और से एक नारी होकर नारी की पीड़ा को बयान करने के लिए इस बाजार बंद में मैं शामिल हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। तो उपयोग सिर्फ नारी को ही दिन रात रहता है। वो पहले तो महंगाई, उसके ऊपर सिलेंडर महंगा, इन सब पीड़ाओं को लेकर ही मैं इसमें उपस्थित हूँ। किस बात को लेकर आज बाजार बंद किया है? आज ये बाजार बंद मोदी सरकार के द्वारा जो गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल के दामों के बेतहाशा दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। आज हमारी माताएं बहनें किचन में परेशान हैं बढ़ती हुई महंगाई के कारण। और इस सब को लेकर के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश दिए हैं कि सारे मध्य प्रदेश में एक दिन का आधा दिन यानी 2 बजे तक सारा बाजार, सारा प्रदेश बंद रहेगा। और उसी तारतम्य में हम लोगों ने भी, हम दतिया के सब कांग्रेसजनों ने, हमारे सभी साथी यहाँ जुटे हुए हैं। कल भी हम लोगों ने बाजार में संपर्क किया था और बाजार बंद कराने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। आज सारा संपूर्ण बाजार हम लोगों के केवल आह्वान भरते कर देने से बाजार आज बंद है। और ये हमें इससे लगता है कि जनता आज बहुत दुखी है। तभी सारा बाजार बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कुछ कहे, केवल ऐलान भर कराने से आज बाजार पूरा बंद है। हम सब बाजार वालों को धन्यवाद करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने विरोध दर्ज कराने का काम किया है। अब मैं गुना जिले की ग्राम जामनेर में होने जा रही एक ऐसी राम कथा जिसमें विश्व कल्याण रुद्र महायज्ञ के द्वारा 11,11,111 दीप प्रज्वलन कर श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 2 जून से 10 जून तक चलेगा। ग्रामवासियों ने बताया कि ये कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों और सभी जिले वासियों के सहयोग से हो रहा है। इसमें दीपकों की व्यवस्था भी अलग अलग तरीकों से की जा रही है और बताया जा रहा है कि अभी तक 5 लाख दीपक एकत्रित हो चुके हैं। आगे की व्यवस्था की जा रही है। इस महायज्ञ की किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाएगी? जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। इस महायज्ञ में नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ पृथ्वी वर्षानुसारी इस वर्ष भी पूजन किया जाएगा।
पूजन का समय रहेगा सुबह से 8 बजे से 11। इसके बाद हवन प्रारंभ 12 बजे से, फिर अभिषेक। पूजन के यजमान अलग रहेंगे, अब वो हवन पर बैठने वाले, और अभिषेक के यजमान अलग रहेंगे। इसके बाद कथा प्रारंभ, कथा के यजमान अलग रहेंगे, कथा का पूजन कराने वाले। नवकुंडी यज्ञ रहेगा। ये प्रतिष्ठान कितने दिनों के लिए? 9 रोज के लिए। हाँ, 2 जून से लेकर के 10 जून 2022। आपने जो लक्ष्य लिया है 11,11,111 दीपक का, जी, ये पूर्ण कब तक हो जाएगा? ये जो है 2 जून से 10 जून को बना है। ये जो 2 जून से प्रारंभ होगा, 10 जून को समापन है। 10 जून को शाम को 7 बजे 11,11,111 दीप जलाकर और संपन्न किया जाएगा। और इसके अलावा समस्त भारतवासी से आपका क्या कहना है? मेरे समस्त भारतवासी और विश्व देश वाले सभी लोग उसमें कहना है कि इसमें तन मन से सहयोग करें। मेरा यही आग्रह है। विशेष जानकारी के लिए भारत माता सेवा संघ से जो महामंत्री हैं नंद किशोर जी कश्यप नंदू भैया, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। जी नंदू भैया बताइए आप। जो महायज्ञ किया जा रहा है 11,11,000 दीप ज्योत महायज्ञ, ये हमारे देश की सुख शांति और सभी के भले के लिए किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 8 से 9 माह से माननीय प्रेमानंद जी भाई साहब और पूरे उनके सहयोगी निरंतर कार्य में लगे हुए हैं और काफ़ी संघर्षों से निरंतर कार्य कर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कठोर मेहनत की जा रही है। एवं इस हमारे पूरे क्षेत्र के नगरवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मैं समस्त देशवासियों से भी ये आग्रह करूँगा कि ऐसे आयोजन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में होते रहने चाहिए, जिससे हमारे देश में सुख शांति एवं ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हम सभी देशवासियों पर बना रहे, जिससे आने वाली विपदाएं टलती रहें एवं हमारे देश में सुख शांति अमन चैन से सभी लोग रहते रहें। इसी भावना के साथ हम ये यज्ञ के लिए राम जी करा रहे हैं। हम इसके आयोजक नहीं हैं, हम तो एक माध्यम है। हम एक मेहनत कर उसको कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समस्त भारतवासियों का हम सहयोग भी चाहते हैं और हमें इसका सहयोग मिलना चाहिए। और निरंतर हम तो कुछ भी नहीं है, कठिन संघर्ष माननीय प्रेमानंद जी कर रहे हैं। काफ़ी हदों तक बहुत सारी तैयारियां विशाल रूप में कंप्लीट कर ली गई हैं और बहुत जल्द 2 जून से ये आयोजन प्रारंभ होगा। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की प्रस्तुति की जाएगी। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।